नमस्कार, गुड इवनिंग। मनी गुरु में आपका स्वागत है। आज इस पर्सनल फाइनेंस शो में हम बातचीत करेंगे सेविंग्स पर, इसकी इंपॉर्टेंस और साथ ही सेव करने के साथ साथ किस तरह से आप निवेश के विकल्पों को तलाशें और कैसे उनके साथ आगे बढ़ें। आपके प्रश्नों को हम उनके अकॉर्डिंगली जैसे रहेंगे उस पर हम शामिल करेंगे। कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने के लिए मुंबई स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं हर्षवर्धन रुंगटा साहब, जो कि रुंगटा सिक्योरिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं। गुड इवनिंग, शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए हर्षवर्धन साहब। और आइए उसको बताते हैं कैसे वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। प्रश्न हमें आप मेल और एसएमएस के जरिए भेज सकते हैं। moneyguru@zenetwork.com पर आप प्रश्न मेल कर सकते हैं। एसएमएस की डिटेल्स 57575 पर भेज दें। ये पर्सनल फाइनेंस शो है। अलग अलग दिन अलग अलग टॉपिक्स को हम टच करते हुए आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग में हेल्प करने की कोशिश करते हैं। आइए सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हम इंक्लूड कर रहे हैं, यह कोलकाता से है, सुनील सिंगल साहब की तरफ से। आई स्क्रीन पर इसको हम करी को लेते हैं और फिर इनसे बातचीत भी करेंगे। इन्होंने मेंशन किया है कि ये इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं। ये बेसिकली इन्वेस्टमेंट की जो इनकी पूरी प्लानिंग है ये अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं, जिसकी उम्र है करीब 3 साल। सुनील साहब, आप जिस तरह से पूरा प्लान आउट कर रहे हैं, आपने कुछ अपनी तरफ से चेक किया, कुछ जायजा लिया? आपको कोई ऐसा विकल्प जो ज़्यादा अच्छा लगा हो जहाँ आप निवेश करना चाहते हो? एक्चुअली में सर, मैं काफी टाइम से आपका ये प्रोग्राम देख रहा हूँ, तो इसी के चलते मैंने जस्ट अभी लास्ट ईयर से HDFC टॉप 200 में एक 1500 का SIP स्टार्ट किया है जस्ट। ठीक है ना। और अदर देन तो बस मेरा एक ये एज ए पेंशन प्लान समझ लीजिए, आपका टाटा AIG का महालाइफ गोल्ड है, प्लस छोटा मोटा सेविंग जो है एज ए PPF और एज ए RD, बस इससे अलग कुछ नहीं है। ओके, आपने जैसे कहा है आप एक जो टॉप परफॉर्मिंग फंड है उसमें आप निवेश कर रहे हैं। बाकी ओवरऑल जो मेजरली जो आपकी इन्वेस्टमेंट को आप प्लान कर रहे हैं, ये आपने अपने बच्चे के लिए जिस तरह से इन्वेस्टमेंट को ये प्लान आउट किया है। हर्षवर्धन साहब, आप इनको कैसे बताएंगे? ये इनके पास हम देख रहे हैं एक तो समय रहेगा, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रहेगी और ये मोर ओवर टाइमली कर रहे हैं, एडवांटेज मिलेगा। साथ में ये सिस्टमैटिकली मतलब एक डिसिप्लिन फॉर्मेट में हर महीने रेगुलरली इन्वेस्ट करेंगे। तो ये जो इनकी पूरी प्लानिंग है, इनको आप कैसे बताएंगे? ये पहला कदम अब जो रखने जा रहे हैं इस तरफ, ये कैसे इसको प्लान आउट करें? क्या ये इनके लिए म्यूचुअल फंड जो इक्विटीज़ हैं वो इनके लिए बेटर रहेंगे क्या? वेल सुनील जी, आप 5,000 रुपया हर महीने का अपने सन के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आपका जो लक्ष्य है वो है कि आप 18 साल बाद करीबन 25 लाख जो एजुकेशन और मैरिज दोनों के लिए आप इकट्ठा कर सकें। ये बहुत अच्छी बात है कि आपने इतने आगे का जो आपका गोल है उसके लिए आप अभी से प्लान कर रहे हैं। तो इसमें जो आपके चांसेस हैं जो आप अपना टारगेट अचीव करें उसके बहुत हाई होते हैं। मैं आपको बता दूं कि अगर हम एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो देखें, क्योंकि आपके चाइल्ड के फ्यूचर के लिए है, इसमें एक छोटा कंपोनेंट हम इक्विटी का, डेट का भी डालेंगे। अगर हम एक बैलेंस पोर्टफोलियो का रिटर्न देखें जो करीबन अबाउट 12% हो, 18 साल बाद यही 5,000 रुपये जो आप निवेश करते हैं इसका कॉर्पस 37 लाख हो सकता है। अब ये चीज़ आप क्योंकि जल्दी शुरू कर रहे हैं, आपको एक पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है और आपका जो टारगेट है वो काफ़ी एक्सीड हो रहा है। आपका जो अक्यूमुलेटेड कॉर्पस है वो टारगेट से काफ़ी एक्सीड हो रहा है। तो अगर आपका अनुमान जो 25 लाख का टारगेट है वो अगर कोई कारण से गलत भी होता है, आपके पास लगभग 10 या 12 लाख रुपए एक्स्ट्रा होंगे जिससे आप अपना मैनेज कर सकते हैं। मैं आपको स्कीम के नाम भी बता दूँ, HDFC चिल्ड्रंस गिफ्ट फंड इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें आप निवेश करिए हर महीने का 5,000 रुपया और ये स्कीम लगभग 75% जो है वो इक्विटीज़ में निवेश करता है और 25% डेट में। तो इस प्रकार एक आपका एक अच्छा इक्विटी अग्रेसिव बैलेंस पोर्टफोलियो बनेगा और आप अपने जो फ्यूचर है आपके चाइल्ड का उसके लिए आप अच्छी तरह सेव कर पाएंगे। जी, तो एक तो जिस तरह से आपने बताया मिक्स है इक्विटी एंड डेट का, एंड मोर ओवर इक्विटी की तरफ कंसंट्रेटेड है। क्या ये इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दिस क्या ये थोड़ा PPF टाइप इंस्ट्रूमेंट्स को भी ऑप्ट कर सकते हैं? मतलब वो भी बेहद लॉन्ग टर्म के लिए 15 ईयर्स का एक कॉल है, तो थोड़ा उस तरह से भी कुछ मिक्स करते हुए बढ़ सकते हैं। क्या वो इनके लिए एडवाइजेबल रहेगा? वेल सौरभ जी, आपने सही बताया कि एज ए पोर्टफोलियो हम अगर देखें तो PPF में निवेश करना एक डेट एलोकेशन के लिए बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है। सिर्फ है कि इन्होंने बताया कि PPF में ऑलरेडी निवेश कर रहे हैं। दूसरी बात है, अगर ये अपने चाइल्ड के फ्यूचर के लिए निवेश करना चाहते हैं जो 18 साल बाद की बात कर रहे हैं हम, सो इसमें अगर ये इक्विटीज़ पे ज़्यादा फोकस रखें तो इनका कॉर्पस और इनके जो रिटर्न्स हैं लॉन्ग टर्म में ज़्यादा अच्छी तरह क्रिएट होंगे। और PPF और वो बाकी जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो अपने खुद के लिए रिटायरमेंट के लिए डेफिनेटली एलोकेट कर सकते हैं। और क्योंकि ये HDFC चिल्ड्रंस गिफ्ट फंड है, ये अगले 18 साल तक ये ज़रूरी है कि पैसे निकाले नहीं जाएं।
अगर हम कई बार हमने निवेशकों के देखा है कि अगर एक कॉमन पूल में निवेश करते हैं और 18 सालों में जो भी बाकी ज़रूरतें होती हैं वो उनमें से पैसे निकाल लेते हैं, क्योंकि ये चिल्ड्रंस गिफ्ट फंड के नाम से ही जमा हो रहा है। इसमें हमने इन्वेस्टर एक बिहेवियर देखा है कि उसमें से निकालने के पहले वो कम से कम 10 बार सोचते हैं। तो इसीलिए मेरा एम्फोसिस इसी पे रहेगा कि ये जो 5,000 रुपया है पूरा चिल्ड्रंस गिफ्ट फंड में निवेश करें और ये कंटिन्यूस जब तक उनको जरूरत नहीं हो तब तक निवेश करते रहें। राइट, अगले प्रश्न की ओर मूव करें। ये क्या सुनील साहब अपने लिए एक टर्म प्लान के लिए भी ऑप्ट कर लें? इनकी इनकम पर डिपेंडेंट्स हैं और ये जिस तरह से आगे पूरी प्लानिंग कर रहे हैं, क्या एक सिंपल टर्म प्लान भी ले लें साथ में इस प्लानिंग के बीच में? एब्सोल्युटली, अगर आप नॉट ओनली सुनील सिंघाल जी बट इवन अदरवाइज अगर किसी के भी अगर फाइनेंशियल डिपेंडेंट्स हैं तो ये बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट स्टेप ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग ये है कि आप अपने खुद का जो इंश्योरेंस कवर है वो एडिक्वेट रखें, क्योंकि ये पहली बात ये है कि अगर आप अलाइव हैं, इनकम जनरेट कर रहे हैं, तभी आप सेव करेंगे। अगर आप हैं ही नहीं और इनकम जनरेट हो ही नहीं रही है तो सेव करने का सवाल ही पैदा नहीं उठता। तो ये जरूरी है कि आप एक टर्म प्लान पहले लें, एडिक्वेट टर्म इंश्योरेंस लें और फिर बाद में जो है सेविंग्स की तरफ रुख करें। जी, तो इस तरह से आप आगे बढ़ें। ऑल द बेस्ट। आइए अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं। पीपीएफ जिसका हम जिक्र कर रहे थे, सेंटर का अगला सवाल भी है। ये समी ठाकुर जी की तरफ से नेक्स्ट क्वेरी वाया मेल है। इन्होंने जानना चाहा, एज 18 ईयर्स है और ये इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं 500 पर मंथ इसमें पीपीएफ के जरिए बेहद लॉन्ग टर्म के लिए। ये पूछना चाह रहे हैं ये इंस्ट्रूमेंट के तौर पर एक किस तरह से इसको ये देखना चाहिए। ये लॉन्ग टर्म के लिए एक वेल्थ क्रिएशन की अगर हम बात करें, ये कितना कारगर टूल रह सकता है हर्षवर्धन साहब? ये क्योंकि इनकी जिस तरह से जो स्पेसिफिक क्वेरी है, इसमें इस एज में रिस्क भी ले सकते हैं, इनको लेना भी चाहिए, लेकिन पीपीएफ में थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट इनका दिख रहा है, तो आप इनको कैसे समझाएंगे? मतलब अगर इसके तहत आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो इसको कैसे देखा जाए लॉन्ग टर्म के लिए? वेल सौरभ जी, पहली बात कि अगर हम कोई भी पोर्टफोलियो बनाते हैं कोई भी एज की उम्र के पर्सन के लिए, एक एसेट एलोकेशन प्लान होना बहुत ज़रूरी है जिसमें एक डेट कंपोनेंट भी होता है। अब ये डेट कंपोनेंट वेरी करता है, कोई ज़्यादा करता है या कोई कम करता है, वो बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। क्योंकि इन्होंने स्पेसिफिकली पीपीएफ के बारे में पूछा है और ये जानना चाहते हैं कि 15 साल बाद इन्हें क्या मिलेगा, तो ये इन्हें समझना जरूरी है कि पीपीएफ के जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो मार्केट लिंक कर दिए गए हैं फ्रॉम द ईयर 2010-11। इनके जो इंटरेस्ट रेट होते हैं ये जो भी एवरी ईयर मार्च में डिसाइड किए जाते हैं और जो प्रीवियस ईयर के जो एवरेज यील्ड है 10 ईयर्स के जो जीसेट के बॉन्ड्स होते हैं उससे 0.25% ज़्यादा होता है। अब क्योंकि ये जानना चाहते हैं कि 15 साल बाद जब ये मैच्योर होता है पीपीएफ तो उन्हें क्या मिलेगा, तो ये कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि हम इंटरेस्ट रेट जो अगले 15 साल के होने वाले हैं वो हम नहीं जानते हैं। लेकिन अगर हम देखें कि 8% एक एवरेज यील्ड समझें जो ओवर 15 ईयर्स मिलेगा इन्हें, तो ये करीबन 1,73,000 अक्यूमुलेट कर पाएंगे। अब इसे जो आपका सवाल था कि हम इसे कंपेयर करते हैं इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स या कोई और लॉन्ग टर्म जो प्रोडक्ट है उनके साथ अगर हम कंपेयर करते हैं तो ये अपनी जगह एक अलग प्रोडक्ट है। इक्विटीज़ में डेफिनेटली इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अगर ये 500 रुपया 18 साल की उम्र में अगर ये 500 रुपया पीपीएफ में निवेश करना चाहते हैं एज ए डेट इन्वेस्टमेंट और इनकी अगर कोई और दूसरी लाइबिलिटी नहीं है तो कम से कम 500 रुपया और ये इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की तरफ करें तो एक कॉन्करेंटली इनका इक्विटी और डेट का पोर्टफोलियो बढ़ते रहेगा। और इक्विटीज़ में हम एक्सपेक्ट करते हैं 15 साल में रिटर्न्स करीबन 14% मिलना चाहिए। सो जो रिटर्न्स के डिफरेंस होंगे कॉर्पस लगभग डबल के बराबर हो जाएगा। जी, क्या इसके अंदर एक बड़ी कैच ये है, ये एक ट्रिपल ई कैटेगरी में फॉल करता है, मतलब हर स्टेप पे एग्जेम्प्ट है? क्या ये एक बड़ा इसके अंदर ये अट्रैक्शन रहती है मतलब दूसरे इन्वेस्टमेंट्स के कंपैरिजन में? और देखिए, हम अगर पीपीएफ और इक्विटीज की बात करें तो ये अट्रैक्शन नहीं है, क्योंकि इक्विटीज में करंटली अगर आप लॉन्ग टर्म 1 ईयर के अबव आपका कोई भी इन्वेस्टमेंट रहा है वो भी टैक्स फ्री है। पीपीएफ इज ऑल्सो टैक्स फ्री। सिर्फ एक डिफरेंस है कि इक्विटीज अगर आप रेगुलर फंड्स में निवेश करते हैं तो आपको एंट्री लेवल पे जो पहला ई है उसमें आपको एटीसी के बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं। लेकिन अगर आप एटीसी का बेनिफिट लेना चाहते हैं आप ईएलएसएस स्कीम में निवेश कर सकते हैं। तो जहां तक हम इक्विटीज और पीपीएफ की बात करें दोनों एट पार हैं। हाँ, लेकिन अगर आप पीपीएफ और कोई दूसरे एसेट क्लास की बात करते हैं तो पीपीएफ में डेफिनेट एक एडवांटेज है जो एग्जेम्प्ट तीनों लेवल पे है। जब आप इन्वेस्ट करते हैं जो उसका अक्रूवल होता है जो इंटरेस्ट के तौर पे वो भी एग्जेम्प्ट है और जो मेच्योरिटी पे मिलता है वो भी आपका पूरा टैक्स फ्री है।
Right. सो ये एक डेफिनेटली एक स्टैंडिंग पॉइंट है जब आप अदर देन इक्विटी इन्वेस्टमेंट से कंपेयर करें। जी, लॉन्ग टर्म में नो डाउट इक्विटीज दूसरे एसेट क्लासेस के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स उसने दिए हैं, लेकिन जिस तरह से हम ओवरऑल आपके समक्ष रखना चाह रहे हैं, आपने अभी जिस तरह से ईएलएसएस का मेंशन किया हर्षवर्धन साहब, इससे सेंट्रिका की क्वेरी भी है, उसको भी हम टच करेंगे। लेकिन आइए फिलहाल अगले सवाल की तरफ हम मूव करते हैं। ये प्रश्न दिल्ली से है और ये प्रश्न है कमल साहब की तरफ से। ये रिटायरमेंट प्लानिंग सेंट्रिक सवाल है। इन्होंने जानना चाहा है कि ये इनफैक्ट अब 20 ईयर्स के लिए अब यहाँ से इन्वेस्टमेंट को प्लान आउट कर रहे हैं और इन्होंने कुछ टारगेट सेट किया है जो ये अचीव करना चाह रहे हैं। कमल साहब, आप प्लीज़ बताइए आपकी एज ऑफ नाउ इन्वेस्टमेंट्स कहाँ पर हो रही हैं, आप कहाँ निवेश करते हैं? अभी फिलहाल मेरा इसमें रिलायंस ईएलएसएस में है 2.5 का 2.5 के पर मंथ। हेलो, आर यू हियरिंग मी? या वी कैन लिसन टू यू सर, प्लीज गो अहेड। और टॉप वो है एचडीएफसी टॉप 200 एंड रिलायंस टॉप 200, इसमें 5,500 रुपीज पर मंथ का है। तो मेरा जो प्लान है कि 2.5 करोड़ रुपए में आफ्टर 20 ईयर्स अगर अचीव करना चाहता हूँ तो कितना मुझे इन्वेस्टमेंट करना होगा? आप अभी कितना इनफैक्ट इन्वेस्ट कर सकते हैं मैक्सिमम, अभी कितना आपके लिए पॉसिबल है पर मंथ इन्वेस्ट करना? 30,000 कर सकता हूँ। ओके, इनफैक्ट उससे कम में भी आप इस गोल तक 20 ईयर्स का जो लेकर चल रहे हैं मूव कर सकते हैं। हर्षवर्धन साहब, ये आप इनको कैसे बताएंगे, ये जिस एज ब्रैकेट में है और रिटायरमेंट की तरफ ये जो पूरी प्लानिंग है, इसमें क्या अभी इक्विटीज़ की तरफ स्टार्ट लेते हुए और जब ये अपने गोल के नज़दीक पहुंचते हैं तो थोड़ा डेट की तरफ स्विच करना चाहिए? मतलब ये कैसे इस लंबे सफ़र को तय करें और कैसे इसको प्लान आउट करें? मतलब अगर इक्विटीज़ की तरफ बढ़े भी तो 12% की अगर हम मानकर चले इनको रिटर्न्स मिलती हैं, तो ये किस तरह से इन्वेस्टमेंट से प्लान आउट करनी होगी इस गोल को अचीव करने के लिए? वेल कमल जी, पहली बात कि आप 20 ईयर्स में जो अपना टारगेट अचीव करना चाहते हैं ये पॉसिबल है। जो भी आप इन्वेस्टमेंट का जो आपका पोर्टफोलियो है और जितना आप इन्वेस्ट हर महीने का कर सकते हैं, उस बेसिस पे आप अपना टारगेट डेफिनेटली पूरा कर लेंगे। मैं आपको बता दूं कि अगर लॉन्ग टर्म इक्विटी रिटर्न्स हम देखें, एवरेज यील्ड 14% आपको मिलेगा। अगर हम इसके बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं तो आपको हर महीने का 19,500 रुपीज़ निवेश करना है और ये आप लॉन्ग टर्म के लिए रखिए। अब एक चीज़ जो सौरभ जी ने बहुत अच्छी बताई है कि क्योंकि आपके पास 20 ईयर्स का टाइम होराइजन है, आप रिटायरमेंट के 3 साल पहले विच इज़ 17 ईयर्स फ्रॉम नाउ आप अपना इक्विटी पोर्टफोलियो धीरे धीरे आप उसे डेट की तरफ लेके जाइए, क्योंकि इक्विटीज़ जो हैं वो काफ़ी वॉलेटाइल रहती हैं। इसमें ये ज़रूरी है कि आप जो जैसे आपका रिटायरमेंट आने वाला हो उसके 3 साल पहले से आप डेट में शिफ्ट होना शुरू कर दें। तो अगर आप वो पीरियड को इंक्लूड करते हैं तो आपको करीबन 22,000 इन्वेस्ट करना होगा और इस प्रकार आप अपना जो टारगेट है, जो लक्ष्य है 2.5 करोड़ का, वो 20 ईयर्स में डेफिनेटली अचीव कर लेंगे। जी, तो इस तरह से ये आप बढ़ सकते हैं और इनफैक्ट ये कुछ फंड्स हैं जिन पर आप नज़र रख सकते हैं। ये इनकी परफॉर्मेंस है लॉन्च से अभी तक की, आगे कई सारे और फैक्टर्स होंगे जिन पर ये डिपेंड करेगा आगे की परफॉर्मेंस, लेकिन फिर भी आप इन पर नज़र रख सकते हुए और आगे बढ़ सकते हैं। इसी के साथ हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। कई और प्रश्न हमको हम शामिल करेंगे, हम जल्द ही लौट कर आते हैं। आज जायज़ा लिया जा रहा है इन्वेस्टमेंट्स का, अलग अलग ऑप्शंस का, और किस तरह से आप कुछ अगर गोल सेट करते हैं उसको अचीव करने के लिए किस तरह से अग्रसर हों। तमाम प्रश्नों को शामिल करते हैं, बस कुछ ही देर में लौट कर आते हैं। वेलकम बैक। आज बातचीत हो रही है इन्वेस्टमेंट्स के अलग अलग ऑप्शंस पर और कार्यक्रम में आज पार्टिसिपेट कर रहे हैं हर्षवर्धन रुंगटा साहब। हर्षवर्धन साहब, अगला प्रश्न हम इंक्लूड कर रहे हैं, इससे पहले हम उसको शामिल करें, बाकी व्यूअर्स को बता देते हैं कैसे वो इसमें हिस्सा ले सकते हैं। कार्यक्रम में मेल और SMS के जरिए आप अपने प्रश्न हम तक भेज सकते हैं। आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग में हम मदद करने की कोशिश करते हैं इस पर्सनल फाइनेंस कार्यक्रम के जरिए। ये डिटेल्स हैं जिस तरह से आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगला प्रश्न हम कानपुर से शामिल करेंगे उपेंद्र देव सिंह साहब की तरफ से। ईएलएसएस, जिसका कुछ देर पहले हम बातचीत कर रहे थे सेगमेंट 1 में, उससे सेंट्रिक ये सवाल है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम पर। और प्रश्न पूछने के लिए मिस्टर सिंह हैं। सिंह साहब, आपने मेंशन किया ईएलएसएस, इस पर एग्जैक्टली क्या आप जानना चाहते हैं, प्लीज बताइए। मैं टैक्स बचाने के लिए ये जानना चाहता हूँ कि ईएलएसएस में 80C के तहत कितना वो कर सकते हैं निवेश। राइट मिस्टर सिंह, आपकी एज 75 है सर? 75। आपको बताते हैं मिस्टर रुंगटा, आप इनको ये बताएं, एक तो है
टैक्स को लेकर जिस तरह से आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं फॉर सेविंग टैक्स, दूसरा है कि आप किस एज ब्रैकेट में हैं, आप किस तरह से इसको प्लान करें, क्योंकि 80C के अंडर एक लंबी लिस्ट है जो फॉल करती है जिसमें आप इन्वेस्ट करके टैक्स सेव कर सकते हैं, तो वो भी इम्पॉर्टेंट रहता है। लेकिन इन्होंने ELSS जानना चाहा, इस एज ब्रैकेट में आप इनको कैसे बताएंगे? इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स के तहत जब बढ़ें, ये जो इसमें लॉक इन रहता है 3 इयर्स का, इसको आप इनके प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली जो ब्रीफ प्रोफाइल हमारे सामने है कैसे बताएंगे? पहली बात उपेंद्र जी, 80C जो सेक्शन है इसमें मैक्सिमम लिमिट जो इन्वेस्ट कर सकते हैं वो है 1 लाख रुपया। अब ये 1 लाख रुपया कलेक्टिव अमाउंट है जो आप बाकी सब इन्वेस्टमेंट्स को मिला के करते हैं। मैं उदाहरण के तौर पे बता दूं, अगर आप PPF में 50,000 रुपया निवेश कर रहे हैं और जो टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट बैंक की तरफ से होती है उसमें अगर आपने 20,000 रुपया किया है, तो जो एडिशनल लिमिट है वो है 30,000 रुपीज़, उसमें वो आप ELSS में निवेश कर सकते हैं। और यही केस में अगर आपने कुछ भी PPF और बैंक FD नहीं की है, सो टोटल 1 लाख आप ELSS में करके आप 80C का बेनिफिट ले सकते हैं। जहाँ तक दूसरे सवाल का बात था कि ये आपकी उम्र के हिसाब से ये ठीक है कि नहीं है, देखिए सौरभ जी, पहला बात ये कि हम ये समझते हैं इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स अगर कोई बहुत सीनियर एज के हैं तो उनके लिए नहीं लागू होता, लेकिन वो ऐसे एक थंब रूल है। लेकिन अगर हम केस टू केस बेसिस देखें तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इक्विटीज़ में आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। अगर बाकी आपका डेट पोर्टफोलियो अच्छा है तो शायद आप इक्विटीज़ में भी कर सकते हैं। लेकिन हम अगर इनकी बात करें उपेंद्र जी की जो 75 ईयर्स की हैं, उपेंद्र जी, ELSS में 3 साल का लॉक इन होता है। आप एक बार जब पैसा निवेश करते हैं उसमें अगर आपने डिविडेंड पे आउट ऑप्शन लिया है तभी आपको लिक्विडिटी अगले 3 साल के अंदर मिल सकती है, वो भी अगर डिविडेंड अनाउंस होता है तो। नहीं तो 3 साल तक आप उस फंड में कुछ भी नहीं कर सकते, आप स्विच करके दूसरे ELSS फंड में भी नहीं निवेश कर सकते। आपने जिसमें इन्वेस्ट किया है वो वैसे ही रहेगा। 3 साल बाद आपको अगर पैसे रिडीम करने हैं तो आपको एक फिजिकल रिडेम्पशन फॉर्म देना रहता है, एक मैनुअल आपको उनको रिक्वेस्ट देनी रहती है, ऑटोमेटिक रिडीम होकर पैसे आपके हाथ में आते नहीं हैं। मेरा सुझाव आपके लिए रहेगा कि आप ये बैंक FDs जो टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसमें निवेश करें, तो उसमें आपको एक रेगुलर इंटरेस्ट भी मिलता रहेगा। और ये हालांकि 5 साल के लिए मिनिमम टर्म है, तो 5 साल के लिए आपके पैसे लॉक इन हो जाएंगे। लेकिन ELSS के जो फ्लक्चुएशंस हैं, अगर आप इक्विटी मार्केट समझते हैं और उसके फ्लक्चुएशंस आप हैंडल कर सकते हैं तो आप ELSS कंसिडर करें, नहीं तो आप बैंक FD की तरफ करें जिसमें आपको रेगुलर इंटरेस्ट भी मिलते रहेगा और 5 साल बाद आपके FD मैच्योर हो जाएगी, जो आप फिर जो भी करना चाहें उसके साथ कर सकते हैं। जी, उसके अंदर 5 ईयर वाली जो FDs हैं वो उसमें फॉल करती हैं 80C के अंडर। ELSS की बात हो रही है तो अगले प्रश्न अगर मूव करें हर्षवर्धन साहब, ELSS को लेकर बाकी व्यूअर्स को आप कैसे बताएंगे? ये जब DTC आता है, जब उसके बाद किस तरह से इसका चार्म जो कहा जा रहा है कम होगा, उसको किस तरह से देखना चाहिए? वो हालांकि होगा प्रोस्पेक्टिव होगा, रेट्रोस्पेक्टिव तो नहीं है, लेकिन फिर भी ELSS आगे बढ़कर किस रूप में आपको दिखता है यहाँ से अगर हम बात करें पोस्ट DTC? सौरभ जी, DTC का जो ड्राफ्ट बना है उसमें ELSS के लिए कोई भी प्रोविजन नहीं दिया गया है कि 80C में उसको टैक्स बेनिफिट मिलेगा। ये आज की तारीख में बहुत प्री मेच्योर है कहना कि भाई आप DTC आने के बाद आप डेफिनेटली ELSS में जो टैक्स सेविंग के लिए कर रहे थे वो आगे तो कंटिन्यू कर ही नहीं सकते हैं। जब तक ये प्रोविजन अवेलेबल है, इसमें डेफिनेटली एक यंग जो कपल है या जो यंग इंडिविजुअल है उन्हें इन्वेस्ट करना चाहिए। कारण ये है कि ये 80C का जो भी इन्वेस्टमेंट्स होते हैं और उसमें ये सबसे कम लॉक इन पीरियड वाला इन्वेस्टमेंट है जो है 3 साल का। बाकी अगर आप NSC लेते हैं 5 साल का या 10 साल का है, PPF जो है वो 15 ईयर्स के हैं। जब तक ये प्रोविजन अवेलेबल है आपको डेफिनेटली ELSS यूज करना चाहिए फॉर लॉन्ग टर्म गोल्स ऑल्सो। DTC आने के बाद आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली नहीं करेंगे, लेकिन जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है वो कंटिन्यू रहते हैं। राइट, आइए अब अगला प्रश्न लेते हैं। हिसार से रोहित साहब इस समय लाइन पर हैं। इन्होंने अपना एक पोर्टफोलियो भेजा है जो इनकी अभी एज ऑफ नाउ म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं अराउंड अबाउट 10,000 पर मंथ। ये MFs में इन्वेस्ट करते हैं। जहाँ ये इन्वेस्ट करते हैं आइए स्क्रीन पर उसको एक बार रन करते हैं। यह है इनका मौजूदा पोर्टफोलियो जिसमें कुछ अच्छे टॉप परफॉर्मर्स भी शुमार हैं, लेकिन इसमें किस प्रकार से रिजेक्ट किया जाए, कैसे बदलाव किया जाए? हर्षवर्धन साहब, आप जब निगाह देखते हैं, ये हम देख रहे हैं SBI गोल्ड। रोहित साहब, ये आप गोल्ड में इतना क्यों इन्वेस्ट करते हैं? आपका इतना इन्वेस्टमेंट में 10,000 में से अराउंड अबाउट 4,000 सिर्फ गोल्ड में ही जा रहा है। हाँ सर, मैं यही पता करना चाहता था कि हेलो जी प्लीज़ बताइए। हाँ सर, यही पता करना था गोल्ड के बारे में मुझे कि मैं बहुत ज़्यादा दे रहा हूँ शायद, तो इसको थोड़ा
आपने खुद भी महसूस किया। कहाँ पे मैं देना, मतलब इसको में से अगर 2000 में निकालूं तो उसको कहाँ डालूं? ओके हर्षवर्धन साहब, ये खुद भी इन्होंने जब इसको रिविजिट किया और देखा और पाया कि इनफैक्ट गोल्ड पे थोड़ा ज़्यादा इनका इन्वेस्टमेंट हो रहा है, आप इनको कैसे बताएंगे इसको किस तरह से इसमें बदलाव किए जाएं? आपकी क्या राय होगी? पहली बात रोहित जी, हम आपका अगर पोर्टफोलियो देखें तो लगभग 40%, जैसे आपने भी देखा 40% आपका इन्वेस्ट हो रहा है गोल्ड में, बाकी 6000 रुपीज़ जो 60% है वो जा रहा है इक्विटीज़ में। आपने सही जाना कि हम 2000 रुपया उसमें से डेफिनेटली माइनस कर सकते हैं। और आपका जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है जिसमें आपने IDFC प्रीमियर इक्विटी फंड है, ये एक मिड एंड स्मॉल कैप फंड है, इसमें आप निवेश करें और SBI गोल्ड फंड में 2000 कम करके वही अमाउंट आप IDFC में शिफ्ट कर सकते हैं। बाकी आपका अगर म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो हम अगर देखते हैं तो उसमें से बाकी सारे फंड्स ठीक हैं, सिर्फ रिलायंस डाइवर्सिफाइड पावर सेक्टर फंड जो है उसमें से आप निकल सकते हैं और वही पैसा आप DSP ब्लैक रॉक का टॉप 100 फंड जो आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी है उसमें इंक्रीज कर दीजिए। बाकी आपके पोर्टफोलियो में मुझे ऐसे कोई फर्क कोई चेंजेस करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं लग रही है। इस प्रकार आपका 20% जो होल्डिंग है वो गोल्ड में हो जाएगा और 80% आपका इक्विटीज़ में रहेगा, जो लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपके लिए ठीक रहेगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपको क्या रिटर्न्स मिलेंगे, अगर ये वेटेड एवरेज हम पोर्टफोलियो का देखें तो करीबन 12% होगा, और आप अगर 10 साल के बाद कॉर्पस देखें तो करीबन 23 लाख, और अगर 15 ईयर्स के बाद देखें तो करीबन 50 लाख के आसपास ये कॉर्पस आपका बन जाएगा। जी, समय सीमित था तो कार्यक्रम को यहीं वाइंड अप करना पड़ेगा। बाकी प्रश्न हम नेक्स्ट एडिशन में शामिल करने की कोशिश करेंगे। हर्षवर्धन रुंगटा साहब, थैंक यू कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने के लिए, शुक्रिया आपका, और दर्शकों का भी धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। आज जिस तरह से हमने जायजा लिया इन्वेस्टमेंट्स के तमाम ऑप्शंस का, कल हाजिर होंगे तो बातचीत होगी लोन मार्केट पर। होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, एजुकेशनल लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी सेंट्रिक, आपके प्रश्नों को कल शामिल करेंगे इस पर्सनल फाइनेंस शो में। आप अपने सुझाव और प्रश्न हमें मेल और SMS के जरिए भेज सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।